अपना डेली 2 मॉक लगाता, उसको एनालिसिस करता और अपना खुद का नोट्स बनाया हुआ था उसे रिवीजन करता, मॉक्स रिवीजन एनालिसिस लास्ट 30 डेज में। और जब 10 डेज रह गया तो मैंने रिवीजन पूरा फोकस कर लिया था, क्योंकि मुझे वो गलत नहीं करना था जो मुझे आता है। जो नहीं आता उसे नया हो भी नहीं सकता 10 दिन में, लेकिन जो मुझे आता है मुझे उसमें से गलती नहीं करनी थी। मुझे लगा कि निकालना पेपर है, और निकालने के लिए क्या है कि सबसे अच्छा मोटिवेशन मुझे लगता है कि आपके घर वाले होते हैं। आप उनके बारे में सोचो, उनका चेहरा देखो, आप सब कुछ कर ले जाओगे। कि आप प्रैक्टिस करते रहो, 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो, बस डेली पढ़ो। आपके दिमाग में डेली जाना चाहिए कि आप हाँ आज जब आपको सोने जाओ तो लगे कि मैं इतना दूर आया हूँ घर से छोड़ के, तो मैं आज 20 क्वेश्चन तो लगाया एटलीस्ट, घर वालों को धोखा नहीं दिया, इतना होना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गैलेक्सी क्लासेस पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं मिस्टर रवि तिवारी, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एसएससी सीजीएल 2022 की परीक्षा में कमाल कर दिया। तो ये सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में पोस्टेड हैं। तो आइए स्वागत करते हैं इनका। वी वेलकम यू टू द शो सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज हम रवि सर से जानेंगे उनकी प्रिपरेशन सीक्रेट्स, पर्सनल स्ट्रगल्स और वो सब कुछ जो उन्होंने अपने सफ़र में सीखा। तो सर जब हम ये बात करते हैं MES की, तो हमें ऐसा लगता है, ऐसे थॉट्स आते हैं कि आर्मी से रिलेटेड है, मिलिट्री से, या कैसा काम होता होगा, बड़ी कन्फ्यूज़न भी रहती है। तो आप अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताइए और क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे MES में। ओके मैम, बेसिकली मैम जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो जब मैंने नाम पढ़ा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो मुझे लगा ये मिलिट्री का वर्क है, इसमें अंदर बॉर्डर पे जाना होगा, क्या करना होगा, बहुत डर था। पर जब मैं गया यहाँ पे तो ये पहला ऐसा इंडिया में आई थिंक संस्था है जहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री पर्सन दोनों मिलकर काम करते हैं। मैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट पे हूँ। हमारा काम है जो तीनों आर्मी है, चाहे एयर हो, मिलिट्री हो या फिर नेवी हो, उनके लिए हम उनके रहने का व्यवस्था या फिर उनका डिपो कहाँ बनेगा, उनके रडार सिस्टम या जो भी टेक्निकलिटीज़ जो भी होती हैं उन सारे के लिए एग्जीक्यूट कराते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ प्रोसेस टेंडरिंग होता है, उसका सारा एग्जीक्यूशन कराना। तो हमारा काम है डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा करना। तो ये ऐसा मैम पहला ऐसा है कि जहाँ पे हमारे साथ मिलिट्री बंदा, मिलिट्री पर्सनल, टॉप लेवल कर्नल, जो भी सारे लोग आके एक साथ मिलके काम करते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका है यहाँ पे। एंड सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे एसएससी की जो परीक्षा है उसमें दिन ब दिन कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना काफ़ी ज़रूरी है। आपका क्या विचार है, और आप अपना बैकग्राउंड और जर्नी भी हमें बताएं। मैम स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना मुझे नहीं लगता ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद BA किया हुआ हूँ, BA बैचलर ऑफ आर्ट से। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट रहा है और एक ऐसे जगह से बिलोंग करता है जहाँ पे इंग्लिश हमारे लिए आज भी बहुत बड़ी चीज़ है। इंग्लिश पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी एग्ज़ाम निकालना और सारा चीज़ वो एक अलग लेवल पे, इंग्लिश पढ़ना ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर वहाँ से आकर अगर मैं निकाल सकता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर जो एवरेज बच्चा है वो आराम से निकाल लेगा। तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। बस आपका होना चाहिए कि आप किस तरीके से एग्ज़ाम को एग्जीक्यूट करते हो, आपका नज़रिया होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम को कैसे उसको देखते हो, उसको आप टैकल कैसे करते हो एग्ज़ाम को। एकेडमिक बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। ओके, तो सर आप हमें बताएं कि एसएससी प्रिपरेशन आपने कैसे करी, कौन से बुक्स और रिसोर्सेज फॉलो किए जो आपको हेल्पफुल भी रहे तैयारी में? मैम मैंने तो सारे टीचर से पढ़ लिया, सबका थोड़ा थोड़ा देखा, सबसे पढ़ा, और जहाँ से जो मिलता गया मैं उसे ग्रैब करता। हाँ, एक बार शुरू में मैंने एक पहले एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने सभी टीचर्स के वीडियोस देखे, सबसे जो मुझे अच्छा लगा मैंने उसके नोट्स बनाए, करता गया। और मुझे प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा मदद मिली मुझे मैंने किरण लगाई, किरण की मैथमेटिक्स। उसमें फ़ायदा क्या था मैम, वो टाइप वाइज थी, तो आपको एक टाइप पे कम से कम 100 सवाल मिल जाते, तो वो टाइप आपका क्लियर हो जाता था, अगले टाइप पे पढ़ते थे। और उसमें सारे प्रीवियस ईयर थे, तो कोई जैसे अगर हमने परसेंटेज किया, तो अगर हम परसेंटेज करें तो हमें परसेंटेज पूरा क्लियर हो गया हर टाइप के साथ। और जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो वो क्वेश्चन आपको देखते समझ में आता है इस टाइप का, इसको ऐसे लगाना, तरीका भी पता चल गया। इंग्लिश के लिए मैंने सबसे पहले वोकैब नीतू मैम की और क्रिस्टोफर सर की BMW आती थी, उन्होंने निकाला था, तो उससे हमने पढ़ाई करी, तो वोकैब स्ट्रॉन्ग किया। इसके बाद किरण से ही और जो भी प्रीवियस ईयर है उसका मैंने उसको लगाया, बुक को लगाया सारा। GK GS के लिए मैम मॉक देते और एक बार मैंने थॉरोली पूरा सिलेबस कवर किया था। और करंट अफेयर लास्ट टाइम पे जब भी वो करंट अफेयर हो उसको डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मैं उसे देखता रहता था मैम।
कंपाइलेशन। हाँ, और रीजनिंग का मैम ऐसा था कि उसमें कुछ टॉपिक थे, सेलेक्टिव टॉपिक होते हैं, तो वो मुझे उसके लिए पढ़ना पड़ा। बाकी तो आप जब मॉक देंगे, क्योंकि रीजनिंग कुछ ऐसा नहीं होता है जो आपको अलग से पढ़ना होता है, वो आप इतना कॉमन एप्टीट्यूड होता है कि वो आप कर ले जाओगे अपने से ही। कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं सिलोगिज्म वगैरह, जहाँ पे आपको टीचर की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हमने यूट्यूब से देख लिया या किसी टीचर से हेल्प ले ली। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आपने फॉलो करे और बुक से प्रैक्टिस हाँ, करी अलग अलग टाइप वाइज? जी मैम, पहले मैंने ऑफलाइन कोचिंग लिया, मैंने अभिनय सर से भी पढ़ा वहाँ पे। इसके बाद जो एक बार मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया था, फिर मुझे जो टीचर मिल गया जो उसका लगा कि इसका ये सिलेबस अच्छा है या ये चीज़ अच्छी चीज़ शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहे हैं, तो मैंने उनका नोट्स बना लिया। मैंने सब तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है कि जो चीज़ हमें समझ आ रही है उसी टाइम उसको वहाँ नोट कर लो। हाँ जी, तो वो हेल्पफुल रहता है। एक मेरा बस कहना ये है कि आप एक बार पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, आपको पता चल गया कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, एसएससी में क्या क्या आता है, कैसे कैसे एग्जाम होना, क्या क्या कैसे क्वेश्चन है, एक बार आपको पता चल गया, इसके बाद तब आप उस लेवल पहुंच जाते हो कि आप छांट सको लोगों में कि ये टीचर का ये वाला चीज़ अच्छा है, इन सर का ये चीज़ अच्छा है, यहाँ से मुझे ये लिखना है। तो मैं यही किया, पहले मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बुक्स क्वेश्चन लगा दिए, प्रैक्टिस मस्ट है। जो क्वेश्चंस आपने लगाए वो पीवाईक्यू थे, पीवाईक्यू भी थे, और जो टीचर्स जो अपनी सीट्स देते हैं उसको भी लगा सब सारे किया मैंने। सो सर, थ्रू आउट हम देखते हैं एस्पिरेंट्स जो है बड़ी मेहनत करते हैं, अच्छे से हर चीज़ कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, बट एट दी एंड जब वो प्रिपरेशन हमारी हो गई है कंप्लीट, अब एग्जाम नज़दीक है, लास्ट 30 डेज बचे हुए हैं, अब उस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी उनको फॉलो करनी चाहिए जिससे वो सिलेक्शन जो है अपना पक्का कर लें? आपने क्या फॉलो किया था वो भी आप बताओ। ओके मैम, देखिए मैम, स्ट्रेटजी सबकी लास्ट 30 डेज सबकी अपनी अलग अलग होती है ना। मेरा जो अपना है, मेरा ये मानना है कि लास्ट के 30 डेज में आपको कुछ नया नहीं सीखना है। कि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जो लास्ट में भी ये भी कर लिया वो भी कर रहे हैं, अब उससे क्या होता है, एट द एंड ऑफ डे कन्फ्यूजन हो जाती थी। ये वाला लगाएं, एग्जाम में भी बैठने पे आता था कि वो वाला उस वाले मेथड से लगाएं या उस वाले मेथड से लगाएं। तो जो क्वेश्चन आप नॉर्मली कर सकते थे, लेकिन बस उस मेथड की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वो वाला अच्छा था कि ये वाला, इसमें भी आपका 10 सेकंड चला जाएगा। तो लास्ट मैंने क्या किया था मैम, लास्ट 30 डेज में मैंने बस मॉक पकड़ा, अपना डेली 2 मॉक लगा था, उसको एनालिसिस करता और अपना खुद का नोट्स बनाया हुआ था उसे रिवीजन करता, मॉक्स रिवीजन एनालिसिस लास्ट 30 डेज में। और जब 10 डेज रह गया तो मैंने रिवीजन पूरा फोकस कर लिया था, क्योंकि मुझे वो गलत नहीं करना था जो मुझे आता है। जो नहीं आता उसे नया हो भी नहीं सकता 10 दिन में, लेकिन जो मुझे आता है मुझे उसमें से गलती नहीं करनी थी। तो मेरा यही स्ट्रेटजी था मैम। ठीक है सर, तो मॉक टेस्ट की जैसे आपने बात करी, अगर हम बात करें उसमें टाइम मैनेजमेंट की, जैसे कि लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उस टाइम सब कुछ सही हो रहा है, सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो रहा है, बट प्रिपरेशन के दौरान और फिर एग्जाम के दौरान वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट जो है गड़बड़ हो जाती है, सारा तालमेल बिगड़ जाता है। क्या आपने भी ऐसा फील किया और आपने पर्सनली टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? मैम, टाइम मैनेजमेंट मैं ऐसे मानता हूँ, अगर आप मॉक अच्छे से दे रहे हो ना, डेली आपकी मॉक पे प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उस दिन ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि जो हम मॉक देते हैं वो इन कंपेरिजन एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, फिर भी हम यहाँ पे अच्छा कर रहे होते हैं। अगर हम वो प्रैक्टिस में अपने हैं तो हमें वहाँ पे दिक्कत नहीं होती एग्ज़ाम टाइम में। दूसरा ये होता है कि जब आप मॉक दे रहे हो तभी आपके दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए एग्ज़ाम देने के वाले दिन के लिए, कि हम एग्ज़ाम में कैसे देंगे इसे। लाइक जैसे मेरा क्या था कि जब मैं मॉक देने बैठता था तो मुझे पता है कि 1 घंटा ही मुझे मिलना है, 100 क्वेश्चन है मेरे पास, तो सब में 25 सबका है। तो मैम सबसे पहले मैं करता था जीएस, क्योंकि जीएस होता था 5 मिनट से ख़त्म करना, क्योंकि आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, आगे बढ़ जाना है। तो 5 मिनट मैंने जीएस किया। उसके बाद फिर मैं उठाता था इंग्लिश 10 मिनट। 10 मिनट में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी, 10 मिनट में आप कर ले जाओगे इंग्लिश। उसके बाद फिर मैं रीजनिंग करता था, रीजनिंग 15 से 20 मिनट में हो जाती थी। फिर बचता था मेरे पास टाइम मैथ के लिए, पूरा टाइम बच जाता था, और जो छूटे हुए क्वेश्चन तो उसको देख लेता था। तो ये मैं पहले दिन जब मैं मॉक देता था उसी टाइम पे अपना स्ट्रेटजी बना, मैंने सारे तरीके से देख लिया, क्या मैं पहले जीएस करूं या पहले इंग्लिश करके देख लिया 1-2 बार। तो इस तरीके से धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे मॉक पे, आपको एग्जाम में एकदम आसान लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल सा चीज़ है। जी, मतलब उन 2 सेक्शन में टाइम कम लगा के बाकी 2 सेक्शन पे ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि ये ऑब्वियसली है मैम कि मैथ टाइम लेता है, रीजनिंग भी टाइम लेगा इन कंपेरिजन टू इंग्लिश एंड जीएस। ठीक है मैम, तो आप वहाँ पे टाइम अपना बचा लो, क्योंकि वहाँ पे आप बचा लोगे टाइम, तो अपना मैथ और रीजनिंग में आप अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, या फिर मैथ में कुछ नया सा कुछ क्वेश्चन आ गया, कुल कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई बड़ा सवाल आ गया जिसमें टाइम लगता है कैलकुलेशन में, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे हेल्प करेगी। और ये सिर्फ आता है जब आप प्रैक्टिस मॉक की ज़्यादा की हो, क्योंकि इस चीज़ से आप गो थ्रू हो चुके होते हो।
तो सर एस्पिरेंट्स को ना एक चीज़ ये बहुत लगती है कि दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों में जाके तैयारी करें तो सिलेक्शन हो पाएगा, वहाँ पे अलग एटमॉस्फेयर होता है, माइंडसेट होता है। तो अपने घर रहकर तैयारी करने में और बाहर शहर में जाके कैसा फ़र्क होता है वो आपने महसूस किया तो आप बताएं, और ये भी हमें बताएं कि आपका कुछ एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड क्या था। मैम देखिए, बेसिकली शुरू में जब शुरुआत मैंने की थी तो मैं पहले गया कानपुर। मैं कानपुर में रहा, वहाँ पे निकला था मैं ऐसे कि कानपुर जाऊँगा, कानपुर देखूँगा कैसा है, फिर इलाहाबाद चला जाऊँगा कोचिंग के लिए। जब मैं कानपुर गया तो वहाँ पे जाके मैंने एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया। पर वहाँ पे लगभग 6 महीने मैंने करी तैयारी। कानपुर में जाके मैंने देखा कि छोटी कोचिंग है, बच्चे बस ग्रैब कर लिए हैं और उन्हें वो सिंपल से क्वेश्चन करा देना। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, ये एसएससी, मुझे भी लगा एसएससी क्या है, ये तो मैं ऐसे ही कर लूँगा। वहाँ पे मुझे एक भैया मिले, उन्होंने वो निकाल चुके थे सीजीएल वगैरह, तो मुझे मिले, ऐसे ही पूछ लिया कि कितने क्वेश्चन करते हो एक दिन में। मैंने कहा भैया, मैं बोल दिया 40 क्वेश्चन करता हूँ, जबकि मैं करता 10 भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था ये तो आसान है, जोड़ घटाना मुझे तो आता ही इतना। तो उन्होंने कहा नहीं होगा, कभी नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, ऐसे तो कभी नहीं होगा। डेली कम से कम टारगेट रखो, 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करना होता है, इतना आसान नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कुछ और गाइड किया, बोले कि एक बार दिल्ली आओ। मैं दिल्ली गया। दिल्ली आया, यहाँ पे आके मैंने देखा बच्चों में कि जो चीज़ हम लोग लगाते थे, बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट वो उनके पास दिमाग में रटा हुआ ट्रिक है, वो करे हुआ डायरेक्ट वो लोग, मतलब अभी हम लोग सोल्यूशंस निकालते थे ऐसे करके, वो इसका आंसर ये है, तो सीधी बात है कि वो आगे निकल गए। लेकिन वो उस टाइम था जब ये कोविड से पहले की बात थी, तो अभी ये जितना ऑनलाइन क्लासेस इतना फेमस नहीं था, तो सारे टीचर हमें यहीं मिलते तो आना पड़ता था। और दूसरा एक फ़ायदा यहाँ पे ये मिलता है बाहर आके निकलने का, कि जैसे कि आप अगर चाय पीने भी गए ना, तो आपके साथ के जो मिलेंगे तो वो कुछ ना कुछ सीजीएल के बारे में या फिर कंपटीशन के बारे में या कोई पेपर होने वाला है उसी के बारे में बात करते हैं। आप घर पे हो तो घर पे दिक्कत है कि आप पढ़ तो सकते हो, कोई नो डाउट, एक दिक्कत बस आती है कि आप घर पे हो तो मम्मी बोल देंगे बेटा जरा वो लेते आना, तो आप मना भी नहीं कर सकते कि भाई आप ही जाओगे, मम्मी तो जाएंगी नहीं लाने, ठीक है। या फिर आप घर पे कुछ कोई रिश्तेदारी में जाना हो गया, कुछ भी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर छोटे शहर में तो किताबें नहीं पहुंच पाती जैसे जितना अवेलेबल दिल्ली में है या इलाहाबाद में है। पर अब आज के टाइम पे देखा जाए तो अब सारी जगह बराबर हो चुका है। जो टीचर हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ बल्कि बहुत लोग प्रोजेक्टर पढ़ते हैं, ऑनलाइन की तरह ही पढ़ते हैं, यहाँ रह के भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का फ़र्क पड़ता है, बट अगर आप चाहो तो अपने घर से थोड़ा सा दूर, अपने ही ज़िले में थोड़ा सा कोई दूर जाके रूम ले लो, वहाँ अच्छे से बैठ के पढ़ आप कहीं सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। एटमॉस्फेयर ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है तो आपको उसके लिए फोकस होना चाहिए कि आपके दिमाग में ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि घर का राशन ख़त्म हो गया है, कल गेहूँ पिसवाने जाना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता था, सिलेंडर भरवा दो, गेहूँ पिसवा दो, बुआ को लेते आओ, उनको छोड़ दो। ये एक दिक्कत आती है घर पे। और तो घर पे तो अच्छा खाना, घर का सारा कुछ मिलता है, तो घर तो बेस्ट होता है, बट एक एटमॉस्फेयर की थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अब एक लेवल ही समझ में आता है कि हाँ ये जो टॉपर हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं, हाँ। हम कहाँ थे, एक दायरे में बंद हैं हम, तो वो सब चीजें क्लियर हो जाती है हम घर से बाहर जब निकलते हैं। अब यहाँ पे लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे हो वो बच्चा उतना पढ़ रहा है, ये लगा चुका, यहाँ एग्जाम कोचिंग में आ रहे हो, कुछ लोगों से मिल रहे हो जिसको ये भी आता, हमें पढ़ना, एक कंपटीशन वाला आने लगता है। आप घर पे हो तो आप आधा घंटा पहले लगता है कि जग जीत ली हो, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है। बाकी आज जब ऑनलाइन क्लासेस सारी चलने लगी हैं तो सेम टीचर घर पे भी पहुंच जा रहे हैं, आपके समझ लो आपको पर्सनल पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो गया है अब तो आप प्रैक्टिस करो तो आप घर से भी कर सकते हो। तो सर एसएससी के एग्जाम में जैसे स्पेसिफिक सेक्शंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, चारों के लिए आप अप्रोच बताइए कि आपने क्या फॉलो किया था। मैम देखिए, सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करता हूँ। मैथ में आपको डेली कम से कम 100 क्वेश्चन डेली लगाने चाहिए, डेली प्रैक्टिस में टॉपिक वाइज कर लीजिए। इसके बाद आपको 100 क्वेश्चन आपको होना चाहिए। इंग्लिश में इसी तरह आपके पास 60 क्वेश्चन प्लस 20 वोकैब डेली आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। पैसेज आप एक छोटी किताब 6, 7, 8 की किताब से स्टार्ट करिए, पैसेज डेली पढ़िए। जीएस के लिए रहा, जीएस के हमारा देखिए जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो हमें बस वो पढ़ना है जिससे हम एग्जाम में पास हो जाएं, क्योंकि एग्जाम आगे जाने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, कॉमन सेंस का ज़्यादा यूज़ है। मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये सिलेबस बस एग्जाम निकालना है हमें, लेकिन यूज हमारा कॉमन सेंस आता है सबसे ज़्यादा बाहर जाने पे। क्या IQ है? हाँ, हमारा क्या IQ, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, तो ये हमें एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है, टीचर नहीं बनना है। तो हमें वो पढ़ना है कि बस हमारा एग्जाम निकल जाए। करंट अफेयर पढ़ लीजिए, साइंस के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं जीएस में उसको वो आपसे ना छूटे,
जो सब कर रहे हैं वो आपको करना है, जो कोई नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं, उससे भी नहीं हो रहा हमसे भी नहीं होगा। और रीजनिंग मैम आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे वो बनती जाएगी। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं उसको आप यूट्यूब से किसी टीचर की हेल्प से उसको आप कवर कर लीजिए। सर आपने अपने डेली स्टडी रूटीन को कैसे फॉलो किया? क्या आपका कोई फिक्स शेड्यूल था पढ़ने का या फॉलो करते थे आप कुछ? नहीं मैम, मैंने तो आज तक कभी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं फॉलो किया। बस मैं ये चीज़ देखता था कि जब मैं पढ़ने जाता था, पढ़ने बैठता था, तो दिमाग में वो सेट कर लेता था कि आज मुझे ये टॉपिक ख़त्म करके तब उठना है, और मैं 1 घंटे में कर लूँ, चाहे आधे घंटे में कर लूँ, चाहे 2 घंटा लग जाए। वो करने के बाद फिर मैं घूमता था, फिर पढ़ ले, जब मन हुआ मैं उस टाइम ज़रूर पढ़ता था, नहीं मन हो रहा है तो मैं ज़बरदस्ती कभी नहीं बैठा। पर ये है कि मैं डेली पढ़ता था, 1 घंटा पढ़ लूँ, 2 घंटा पढ़ लूँ, मेरे मन के ऊपर। 12-12 घंटा भी पढ़ लिया, कभी 2 ही घंटा पढ़ा, तो मैं फिक्स शेड्यूल नहीं था। जब मेरा मन अच्छा होता था पढ़ने का, मैं पढ़ता था फिर। ये बहुत अच्छी बात है जो सर ने कही है कि जब आपका मन करे, जब आप रिलैक्स फील करो, तब आपको पढ़ाई लेकर बैठनी चाहिए। जबरदस्ती अननेसेसरी हम प्रेशर लेंगे, स्ट्रेस लेंगे तो कुछ नहीं होने का। तैयारी के दौरान चैलेंजेस ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सर आपने अपनी पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी में कौन से ऐसे स्ट्रगल फेस करे और क्या मेथड से जिससे आपने ओवरकम भी किया? मैम स्ट्रगल तो आती है, सब में आता है। मेरे में क्या था कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अच्छे कुछ नंबर भी आ रहे हैं, मॉक में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, पर आप जब फाइनल में जाके 1 नंबर 1.5 नंबर से आप जब रह जाते हो, तो वो ऐसा टाइम होता है कि घर से फ़ोन आएगा, हाँ बेटा क्या हुआ, और आप कुछ कह नहीं पाओगे। वो एक थोड़ा सा टाइम आता है। दूसरा होता है कि आप घर वाले बहुत टाइम से आपको दिल्ली जैसे शहर में आप रह रहे हो, यहाँ फाइनेंशियली बहुत पैसा लगता है। अब घर वाले भेज रहे हैं और उनकी तरफ से भेजे जा रहे हैं, अच्छा इस बार नहीं हुआ, अगली बार देख तो बेटा, अगली बार। तो वो जो कुछ चीज़ें जब कभी कभी आप सोने जाओ तो रात में फिर वो दिक्कत देती थी। पर उसका ये था कि मैम मुझे लगा कि निकालना पेपर है, और निकालने के लिए क्या है कि सबसे अच्छा मोटिवेशन मुझे लगता है कि आपके घर वाले होते हैं। आप उनको उनके बारे में सोचो, उनका चेहरा देखो, आप सब कुछ कर ले जाओगे। तो वहाँ से आता था कि स्ट्रगल तो आया, दिक्कत आई कि फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है, पेपर नहीं निकल रहा है, कभी मैथ में बहुत अच्छा नंबर आ रहा है जो आपका स्ट्रांग है, दूसरी बार आप उसमें कम नंबर आ जा रहा है। तो ऐसे में थोड़ा डीमोटिवेट होता था। या आप सोचिए कि मैं MTS का पेपर लास्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया कि मैं MTS ही भर दूंगा, मैं भरता ही नहीं था। मेरा CHSL निकला, MTS निकला, CPO निकला, मैं गया नहीं कि मैं CGL निकालूंगा। लेकिन अब धीरे 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 कुछ टाइम मैंने प्राइवेट जॉब करी, फिर सबसे अच्छा मोटिवेशन मुझे वहीं मिला कि आपको सरकारी नौकरी क्यों करनी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, बट वही है कि लास्ट में आप अपने फैमिली को देखते हो तो आप सब कुछ कर लोगे। बहुत अच्छी बात है। एंड फैमिली और फ्रेंड्स का भी कितना अच्छा रोल है। आपके सपोर्टिव थे पेरेंट्स? मेरे मम्मी पापा मेरे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं मैम, मम्मी 9th पास हैं, पापा भी ऐसे ही हैं। बट मुझे आज लगता है कि उन्हें देख के लगता है कि उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं। उन्होंने जो एजुकेशन के लिए समझा है, वो कम पैसों में भी मुझे यहाँ दिल्ली भेज के पढ़ाते रहें। कभी भी बल्कि मैं डीमोटिवेट हो जाता, मम्मी अब नहीं हो रहा है, तो मम्मी बोल कोई बात नहीं, पढ़ो, हो जाएगा, कहीं हो जाएगा आराम से। और दोस्त लोग ऐसे थे कि दोस्तों में होता था जाते ही, अरे भाई तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, यही डायलॉग होता था। नहीं, ये कुछ जैसे कुछ दोस्त होते हैं ना कि आप गए उदास हो बीच में, तो अरे भाई तेरा नहीं होगा तो किसका होगा, हम लोग तो बहुत पीछे, तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो वो लोगों को लगता है कि हाँ यार अगर दोस्त बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं तो होगा, मेरे अंदर है वो चीज़। तो ये सब धीरे धीरे आपको उस प्रयास में लगाए रहती है। सर सोशल मीडिया की बात करें तो क्या आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, या आपको क्या लगता है ये डिस्ट्रैक्शन भी बन सकता है प्रिपरेशन के दौरान? हमें अवॉइड करना चाहिए या थोड़ा बहुत यूज़ कर लेना चाहिए? मैम मैं तो यूज़ करता था, बट एक लिमिट में। और मेरा अपना मानना है कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है, बट ये आप पे डिपेंड करता है आप उस पर कितना ज़्यादा कर रहे हो। आप दिन भर लगे हो, या जैसे मैं पढ़ता था तो फिर कभी स्क्रॉल करके मीम्स देख लिया, या तो जैसे आप दोस्तों में जाते हो ना तो लगता है वो भी बात करें, समझ में आता है कि हाँ मैं भी इस धारा में मैं भी बह रहा हूँ, कि जो ये जान रहे हैं मैं भी जान रहा हूँ, बट एक लेवल पे कि। और आप दूसरा चीज़ की कंटेंट देख क्या रहे हो, आप टीचर का कुछ अपने पढ़ाई से रिलेटेड देख रहे हो, कोई न्यूज़ देख रहे हो ऐसी, या फिर बस ऐसे ही कोई गाना देख रहे हो ऐसे। तो ये भी डिपेंड करता है। सब करना चाहिए, क्योंकि आप इसी टाइम में आपको जीना भी है लाइफ भी, क्योंकि आगे जाके फिर आपके पास जिम्मेदारी आ जाएगी। तो इस टाइम पे थोड़ा सोशल मीडिया भी देखो, बट ये है कि उसका उतना यूज करो जितना हमें बस इंटरटेनमेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। मैं बहुत अच्छी बात है सर कि कंटेंट किस टाइप का हम कंज्यूम कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि कितना हमें किससे रिलेटेड और कितना टाइम बिताना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब सर इमोशनल हेल्थ और मेंटल फिटनेस की बात करें, जैसे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है प्रिपरेशन के दौरान भी, या कभी अकेला भी महसूस होता है, बहुत ऐसे टफ टाइम्स आते हैं, तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आप क्या करते हो?
मैम मेरा मानना है आपको दोस्त जरूर बनाने चाहिए, और कुछ अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, और ऐसे दोस्त जिससे आप फ्री होके कुछ भी बात कर लो, कुछ, क्योंकि ऐसे टाइम पे वही काम आते हैं आपके। जब आप दिक्कत में हो, पेपर में कभी मॉक गड़बड़ हो गया, कभी कुछ एकदम अकेला फील कर रहे हो, फिर आप उनके पास जब भूल जाते हो कि आपकी दिक्कत क्या थी, वो किसी और जोन में हो जाते थोड़ी देर के लिए, और दोबारा जब आप आते हो आप, तो फिर से आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती। और कभी कभी मैम ये भी नहीं कि आप रोज पढ़ रहे हो, मैंने दिव्यकीर्ति सर से सुना था, और मैं सच में वो फॉलो भी करता हूँ, कि आप रोज पढ़ रहे हो, आप अपने लिए भी टाइम दो, आप घूमो, मूवी देखो, लेकिन ये नहीं कि आप बस मूवी देखते जा रहे हो या घूमते ही जा रहे हो, सब कुछ करो, उसके बाद फिर हाँ फिर अपने आ जाओ। आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, आप किसी दिन मूवी देख लो। मेरा क्या था कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, नंबर खराब है, आज बहुत पढ़ लिया, मन नहीं हो रहा, मैं उठा अपना रूम पे गया, मोबाइल में मूवी देख ली, या फिर कहीं घूम के आ गया। तो जब मैं वहाँ घूमता रहा तो फिर दिमाग में आता था, यार पढ़ना, अभी पढ़ना है, पढ़ना है, ये दिमाग में आता। फिर जब दोबारा आके पढ़ता था मैं, तो वो जो पढ़ाई होती थी उसका, हाँ, वो शानदार पढ़ाई होती थी। तो इस तरीके से आप दोस्तों से अपने घर पे बात कर लो, क्योंकि मुझे लगता है आप अपने मम्मी से बात करो, अपने घर पे बात करो, घर का हालचाल, रिश्तेदारों का हालचाल ले लो, माइंड आप एकदम ओके हो जाते हो कि इनको दिखाना है, गांव में अच्छा नाम होगा, हर चीज आता है वहां से, ये सब आपको मोटिवेशन मिलता है। तो सर आपने कब डिसाइड किया कि आपको एसएससी एग्जाम की या सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है? क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? मैम सरकारी की देखिए, जहाँ हम पूर्वांचल से हैं तो वहाँ पे सरकारी का दबदबा अलग है, दबदबा मीन्स की आपकी रिस्पेक्ट अलग है। जैसे मैं बताऊँ, पहले मेरा रवि था, मैं अब मैं बाबू हो चुका हूँ, घर में सब पापा मम्मी सब लोग बाबू बुलाते हैं। तो ये अलग, गांव में मेरे भैया लोग हैं, अच्छी सैलरी पैकेज उनका, पर मैं सरकारी हूँ। तो मुझे लगा कि अगर ये चीज़, और दूसरा आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हो, जब आप, जैसे अभी मैं MES में हूँ, तो मुझे कर्नल मुझे मिलते हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, आप देश के लिए काम कर रहे हो, लोग आपसे, कितने लोग आपको मोटिवेशन आपसे मिलता है, आप किसी को मोटिवेशन देते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करी। और दूसरा मैम, मैंने कुछ टाइम प्राइवेट भी काम किया, तो वहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें, अपनी फ़ायदे के लिए दूसरों का कुछ भी नहीं सोचना, ये सारी चीज़ें देख के लगा कि नहीं, प्राइवेट नहीं कर, टॉक्सिक हो जाता है, टॉक्सिक बहुत हो जाता है मैम। तो सरकारी में ये कि आप अपने हिसाब से फ्री माइंड होके काम कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि नहीं, मुझे सरकारी ही बनना है। तो अब तैयारी हो गई, मॉक हो गया, प्रैक्टिस हो गई, रिवीजन हो गई, अब आता है एग्जाम के बाद रिजल्ट का दिन। तो सर आपका पहला रिएक्शन क्या था? जैसे रिजल्ट आए, काफ़ी सारे इमोशन होते हैं, नर्वसनेस होती है, आपका कैसा रिएक्शन था? मैम देखिए, जब आप एग्ज़ाम देते हो तो हल्का हल्का आपको तभी अंदाज़ा हो जाता है मेरा होगा या नहीं होगा। बस वो दिन डिसाइड करता है कि आपको पोस्ट क्या मिली है और सिलेक्शन कितने रैंक पे आए हो आप। तो मैम ये, और इस बार तो SSC ने तो वैसे रात में रिजल्ट निकाला 11 बजे के करीब में, तो मैक्सिमम हम लोग सो ही रहे थे, और मैं भी सो रहा था। तो दोस्त का फ़ोन आया कि भाई तुम्हारा हो गया है। मैंने पहले अपना देखा, नाम देखा, फिर पापा का नाम मिलाया, हाँ मेरा ही है। तो फिर एक अंदर से ना, वो जो जो मेरी जर्नी रही है, जो मैं 2-4 अटेम्प्ट 1 नंबर 1.5 नंबर से जो फेल हो गया, तो वो सब कुछ गुजर गया मेरे आंखों के सामने से, कि चलो फाइनली कुछ तो हुआ। हाँ, हो सकता है कि तुरंत आप रिजल्ट देख के हाँ अच्छी पोस्ट नहीं मिली और अच्छी मिलना है, लेकिन ये सारा अंदर से चला गया एक बार कि हाँ मेरा मेहनत काम आया, कुछ तो मिला मुझे। घर वालों से, हाँ घर वालों से अब तो कह पाऊंगा हाँ मम्मी मेरा हो गया है। तो उस रात फिर मैंने मम्मी को सुबह बताया अपने कि मम्मी मेरा हो गया, तो मम्मी इमोशनल हो गई मेरी, और वो मुझे लगता है सबसे बेस्ट मोमेंट होगा मेरी लाइफ का। बहुत बढ़िया सर। एंड अभी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आप इस जॉब में सेटिस्फाइड हैं? आपके फ्यूचर प्लान्स कुछ और भी हैं? मैम सेटिस्फेक्शन तो अभी आदमी को मिल जाए तो फिर मोक्ष प्राप्त कर ले वो, तो सेटिस्फेक्शन हाँ, बट यहाँ पे काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि MES ऐसी संस्था है कि हमारे यहाँ बोला जाता है कि वी सर्व देम हु सर्व द नेशन। जो नेशन के लिए काम करते हैं हम उनको सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस देश के लिए हम भी हाथ बटा रहे हैं। तो मैम और आगे का ये कि आगे और एग्ज़ाम देना और अच्छी पोस्ट निकालनी है। जब तक सबसे अच्छा मोटिवेशन आपको यही मिलता है कि आप यहाँ पे आ सकते हो, तो ये वाला पोस्ट भी आप ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, तो आप उसमें काम करते हो, आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। सर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपने अपनी प्रिपरेशन में करी, आपको ऐसा लगा कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो गई हैं और आप नहीं चाहते कि बाकी एस्पिरेंट्स भी करें, तो वो आप उन्हें बताना चाहते हो, और क्या टिप्स आप उन्हें देना चाहेंगे? मैम देखिए, जब मैं एग्ज़ाम तैयारी किया, शुरुआत में मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, पर बीच में कुछ वजह से एग्ज़ाम रुका हुआ था, कोर्ट केस वजह से। तो मैंने क्या किया कि एग्ज़ाम रुका, मैं भी स्लो हो गया, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मतलब वो टाइम छोड़ दिया कि मतलब जो इतना घंटा पढ़ना था या फिर जो भी, थोड़ा सा फोकस हट गया मेरा, रूटीन खराब, क्योंकि एग्ज़ाम होना नहीं था। 1 साल तक पता ही नहीं चला एग्ज़ाम कब होगा, कुछ नहीं पता था।
और अचानक से कोर्ट का फैसला है और एग्ज़ाम 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम था। तो उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं किया, अब क्या करें। तो सबसे बड़ी मुझे लगता है गलती एक वो किया कि मैं अपना प्रैक्टिस से, रूटीन वर्क से हट गया था पीछे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो, 1 घंटा पढ़ो या 2 घंटा पढ़ो, बस डेली पढ़ो आप। आपके दिमाग में डेली जाना चाहिए कि आप हाँ, आज जब आप सोने जाओ तो लगे कि मैं इतना दूर आया हूँ घर से छोड़ के, तो मैं आज 20 क्वेश्चन तो लगाया एटलीस्ट, घर वालों को धोखा नहीं दिया, इतना होना चाहिए। बाकी जब आप करने लग जाओगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना, हाँ करना क्या है। पर बस रूटीन बना के रखो आप कि मुझे करना है, 20 ही क्वेश्चन करना है, 1 घंटा पढ़ना है या आधा घंटा पढ़ना है, पर मुझे पढ़ना है। कुछ नहीं तो रात में अगर कोई वीडियो देखो, कोई इंग्लिश वीडियो देख लो आप ऐसी जिसमें आपको लगे कि हाँ, उसका सबटाइटल देख के आपको लग रहा है कि हाँ चलो इंग्लिश ही थोड़ा पढ़ लिया मैं, दूसरे तरीके से, पर पढ़ा तो कुछ तो गया नॉलेज मेरे पास। तो आपको ये करना है, रूटीन में रहना है। तो कंसिस्टेंसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, आप प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो सर आप लो कभी कभी फील करते हैं, तो कौन सा ऐसा मोटिवेशनल कोट है जो आपको इंस्पायर करता था ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम? मैम मोटिवेशनल कोट तो मुझे लगता है कि क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षणिक होता है। बस उस टाइम पे सुना, अच्छा लगा, डोपामाइन रिलीज हुआ, फिर नॉर्मल हो जाओगे आप। अगर आप लो फील करते हो ऐसे, तो मैं जो पहले बोल दिया मैं आपको कि आपको दोस्तों के बीच जाना है, दोस्तों में रहिए, फैमिली में बात करिए। आप दोस्तों के साथ जाके बकैती करिए, उसमें जो आप अंदर से एकदम फ्री हो जाओगे, लोनली का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, फिर आप जाके पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। मोटिवेशनल कोट हाँ अच्छे होते हैं सुनने के लिए, बट आप उसे फॉलो नहीं कर पाते हो, क्योंकि उस टाइम अच्छा लगता है, आप पढ़ूंगा, आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद वो उसका भूत उतर जाता है। तो ये आपके अंदर ही होना चाहिए। जब आपको सपने में भी लगने लगे ना कि ये बचा था मेरा, अभी इसको कंप्लीट करना है, समझ लेना आप सही लाइन पे जा रहे हो। सब दोस्तों को मेरे सपने जैसे मुझे भी होता कि सपने में आता था कि अभी ये वाला क्वेश्चन मेरा बचा था, ये टॉपिक बचा हुआ था। तो आप उस जैसे उस जर्नी में आप जाओगे, सब आपको अपने आप ही फील होने लगेगा कि लगने लगता हाँ अब मैं कर रहा हूँ, अब सही डायरेक्शन में है सब और वो डायरेक्शन खुद से अंदर से आ जाता है। बिल्कुल सर। सो सर लेट्स हैव अ रैपिड फायर राउंड नाउ। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, आपने आंसर देना है फटाफट से। तो यू आर अ अर्ली बर्ड और नाइट आउल? नाइट आउल। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट स्टडी स्नैक? बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट। ओरियो? ओरियो। ओके, कमिटेड और सिंगल? मूव मैम कोशिश कर रहे हैं कमिटेड होने की। ओके, प्रोसेस में। योर फेवरेट थिंग टू डू? ट्रेवलिंग। ओके, प्रेफर्ड स्टडी स्पॉट, घर या लाइब्रेरी? मैम लाइब्रेरी, कॉर्नर सीट। योर रोल मॉडल? रतन टाटा। ग्रेट। फेवरेट मोटिवेशनल कोट? मैम अपने सर का मेरा फेवरेट है, वो हमेशा अपने साथ रखता हूँ, वक्त बदलता है वक्त बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। ओके, तो दिन में कितने घंटे की पढ़ाई? 4 घंटे, 6 घंटे या 12 घंटे? कभी 4, कभी 6, कभी 12, कभी 14 भी। ओके, योर फेवरेट मूवी? मैम एवेंजर्स सीरीज। एंड वन थिंग यू डू टू रिलैक्स? दोस्तों के साथ मस्ती। एंड व्हाट्स नेक्स्ट इन योर बकेट लिस्ट? मम्मी पापा को चारों धाम की यात्रा कराना। बहुत बढ़िया सर। तो थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए और अपनी कहानी से सबको इंस्पायर करने के लिए। डेफिनेटली एस्पिरेंट्स को आपकी स्टोरी से, आपकी सक्सेस से कुछ मदद मिलेगी, जो भी आपने उन्हें बताया। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू लिसनर्स, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, हमें ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जुड़े रहिए गैलेक्सी क्लासेस से।